नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे रोजगार से संबंधित प्रमुख खबरों की। तो दोस्तों, पीसीएस 2015 के बैच के एसडीएम से भी पूछताछ हुई है। सीबीआई अब जो चयनित छात्र हैं उन तक पहुंच चुकी है और जिनका चयन हो चुका है, जो नौकरी कर रहे हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। एसडीएम है 2015 बैच के, उनसे पूछताछ की गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व परीक्षा नियंत्रक से लगातार चौथे दिन भी पूछताछ जारी रखी है सीबीआई ने। सीबीआई की ओर से पीसीएस 2015 में हुई धांधली को लेकर आयोग के अज्ञात अफसरों और बाहरी अज्ञात लोगों के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। पीसीएस 2015 के कई चयनित अभ्यर्थियों से पूर्व में भी पूछताछ हो चुकी है। इसी क्रम में सीबीआई ने बृहस्पतिवार को पीसीएस 2015 के एसडीएम पद के एक चयनित अभ्यर्थी को पूछताछ के लिए बुलाया। सीबीआई की टीम एसडीएम से काफ़ी देर तक पूछताछ करती रही। सीबीआई को पीसीएस 2015 के मॉडरेशन की आड़ में अंकों से छेड़छाड़ के सबूत मिले थे। साथ ही कई अभ्यर्थियों की कॉपी में कुछ ऐसे विशेष चिन्ह लगे हुए पाए गए थे जिनसे उन अभ्यर्थियों की आसानी से पहचान की जा सकती थी। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई ने इन्हीं गड़बड़ियों के आधार पर पीसीएस 2015 बैच के एसडीएम से लंबी पूछताछ की है। दो विंग में बंटी सीबीआई की टीम। सीबीआई ने अपनी जांच अचानक तेज कर दी है। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई की टीम दो विंग में बांट दी गई है। एक विंग लगातार पीसीएस 2015 में हुई गड़बड़ियों की छानबीन में लगा दी गई है, जबकि दूसरी विंग आयोग से मिले परीक्षा संबंधी डेटा का विश्लेषण कर रही है। उधर बृहस्पतिवार को तमाम अभ्यर्थी शिकायत दर्ज कराने सीबीआई कैंप ऑफिस पहुंचे थे। उनकी कंप्लेंट रिसीव कर ली गई है और अभ्यर्थियों से कहा गया है कि शुक्रवार सुबह 10 बजे से पहले कैंप कार्यालय आकर सीबीआई टीम से मिल सकते हैं। कोरोना की वजह से इस बार यूपी बोर्ड में परीक्षा फॉर्म बहुत ही कम भरे गए हैं, तो इसलिए तिथि को बढ़ाकर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी गई है और आवेदन लेने की तिथि जो है 21 सितंबर तक कर दी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मात्र 3,55,000 छात्रों ने आवेदन किए थे, जो कि पिछले 2020 की अपेक्षा मात्र 6% हैं। 2020 में जो आवेदन आए थे उसका 6% लोग केवल आवेदन अभी तक किए हैं, तो बहुत ही कम छात्र आवेदन किए हैं। इसलिए फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ जो है एडमिशन लेने की तिथि को भी आगे बढ़ा दिया गया है, 21 सितंबर तक कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरओ परीक्षा 2016 से संबंधित गाइडलाइंस जारी कर दी है और ये परीक्षा 20 सितंबर रविवार को 2 सत्रों में होगी, 9:30 से 11:30 और 2:30 बजे से 3:30 बजे तक। 17 जनपदों पे होगी। जनपद जिन पर परीक्षा होगी उसमें आगरा, प्रयागराज, आजमगढ़, बरेली, गोरखपुर, अयोध्या, गाजियाबाद, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, बाराबंकी, मेरठ, मुरादाबाद, रायबरेली, वाराणसी व मथुरा शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमोशन मांगने गए पुलिसकर्मियों को जो है पदोन्नति होना पड़ा है। प्रमोशन मांगने गए थे ये लोग और इनको अपने पुराने पद पर वापस जाना पड़ा है। ये केस है सिपाहियों का। नागरिक पुलिस यानी कि सिविल पुलिस जो होते हैं, सीपी बोलते हैं, सिविल पुलिस, नागरिक पुलिस में आए जवानों को प्रमोशन मांगने पर उनके मूल कैडर पीएसी में भेज दिया गया है। ये पीएसी से जो है ये जवान आए थे सिविल पुलिस में। 890 मुख्य आरक्षी से बन गए फिर से आरक्षी। आरक्षी मतलब होता है कांस्टेबल और मुख्य आरक्षी मतलब होता है हेड कांस्टेबल। तो ये लोग हेड कांस्टेबल, आरक्षी से हेड कांस्टेबल थे और हेड कांस्टेबल से फिर से इनको आरक्षी बनाकर इनको पीएसी में भेज दिया गया है। सिविल पुलिस से इनको पीएसी में भेज दिया गया है। 2008 से पूर्व पीएसी से नागरिक पुलिस में स्थानांतरण हो जाता था, अभी नहीं होता है। इसके तहत 932 पुलिसकर्मी सशस्त्र पुलिस बल से नागरिक पुलिस बल में आए थे। उनमें से 890 आरक्षी से मुख्य आरक्षी के पद पर प्रोन्नत हो गए थे। 6 को उप निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति मिली थी। 22 आरक्षी पद पर ही रहे और 14 की मृत्यु हो गई। तो जो हिसाब है ये 932 आए थे, इसमें से 890 जो है हेड कांस्टेबल बन गए थे और 6 जो है इसमें से एसआई बन गए थे, यानी कि दरोगा बन गए थे, एसआई बन गए थे और 22 सेम पोस्ट पर थे, उनका प्रमोशन नहीं हुआ था, 14 की डेथ हो चुकी थी। तो ये आंकड़ा है। तो ये जो 890 अभ्यर्थी थे ये भी सब इंस्पेक्टर बनने के लिए कोर्ट
का दरवाज़ा इन्होंने खटखटाया था, तो इनको वहाँ से न्याय तो नहीं मिला अभी, लेकिन 890 लोगों को वापस 932 वाली श्रेणी में भेज दिया गया है। यानी कि इनको कांस्टेबल बना दिया गया है और इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है पीएसी में, सिविल पुलिस से। रेलवे की 2 परीक्षाएं करने में ही आधा साल बीत जाएगा। 2 परीक्षाएं एनटीपीसी और ग्रुप डी। एनटीपीसी में और ग्रुप डी में ये प्रयागराज की रिपोर्ट है। कुल पद जो है यहाँ पर 4030 हैं और ग्रुप डी के 4730 हैं। जो यूपी का है यहाँ पे देखिए 18,11,361 छात्रों ने एनटीपीसी के लिए अप्लाई किया है, 9,11,082 छात्रों ने ग्रुप डी के लिए अप्लाई किया है। तो इनकी जो परीक्षाएं कराई जाएंगी, पहला चरण जो होगा इसका, तो उसके अनुसार जो है इनकी जो ऑनलाइन परीक्षा होगी उसमें कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। मरीज की मौत के बाद थमा दिया 3 लाख का बिल, 15 घंटे तक नहीं दिया 100 क्योंकि भुगतान नहीं हो पाया। यह है प्राइवेटाइजेशन के फ़ायदे। जो लोग प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, प्राइवेटाइजेशन की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद अगर प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा आगे बढ़ जाता है तो जनता के लिए बहुत ही कष्टदायक होता है। जनता जो है तिल तिल करके तड़प तड़प के मरती है इस प्राइवेटाइजेशन के कारण। और सरकार का काम नफ़ा और नुकसान नहीं होता है। सरकार का काम होता है जन कल्याणकारी योजनाएं बनाना। सरकार पैसे खर्च करती है योजनाएं बनाने के लिए, सरकार नफ़ा नहीं देखती हर स्कीम में कि इस स्कीम से मुझे कितना नफ़ा हो रहा है। अगर यही होता है तो जो राशन वगैरह गांव में बांटे जाते हैं उसमें सरकार का कोई नफ़ा नहीं होता है, लेकिन वो बांटे जाते हैं। इसलिए बांटे जाते हैं क्योंकि गरीबों को राशन मिल सके सस्ते रेट पे। सब्सिडी दी जाती है, इसलिए दी जाती है क्योंकि गरीब लोगों का भरण पोषण हो सके। इसी तरह से नौकरी देना भी सरकार का काम है। नौकरी अगर सरकार नहीं देगी तो जो है युवा बेरोजगार किसी दूसरे ट्रैक पर चले जाएंगे, अपराध बढ़ेंगे। कोविड-19 की वजह से जो परीक्षाएं हो रही हैं उन सब के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। फेस कवर, मास्क, शारीरिक दूरी का पालन करना पड़ेगा। हैंड सैनिटाइजर व हाथ साफ करने की व्यवस्था रहेगी। कंटेनमेंट जोन में स्थित परीक्षा केंद्र नहीं खोले जाएंगे। ऐसे जोन से स्टाफ व परीक्षार्थी को भी आने की अनुमति नहीं होगी। बिना लक्षण वाले स्टाफ और परीक्षार्थी ही प्रवेश कर पाएंगे। भीड़ से बचने के लिए टुकड़ों में परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। लक्षण पाए जाने पर आइसोलेट करने की व्यवस्था भी केंद्र पर होगी। तो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं परीक्षाओं को करने के लिए और ये नई एसओपी है, इसका सभी को पालन करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि UPSEE 2020 का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है और इससे संबंधित जानकारी भी उपलब्ध करा दी गई है। इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया जा सकता है, तो छात्र इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके अपनी परीक्षा की तैयारी करें। शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए मास्टर डेटा देने की तिथि 30 तारीख तक बढ़ा दी गई है। आर्थिक रूप से कमज़ोर मेधावियों को मिलने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति पर भी कोरोना का ग्रहण लगता जा रहा है। एक बार फिर शिक्षा संस्थानों को मास्टर डेटा अपलोड कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर अमरनाथ याती ने बताया कि कोरोना के चलते तिथि में बदलाव किया गया है। शिक्षण संस्थाएँ समय रहते अपना डेटा रीसेट कर ले। 1 अक्टूबर के बाद परिवर्तन संभव नहीं होगा। समाज कल्याण विभाग की ओर से आर्थिक रूप से कमज़ोर मेधावियों की फीस शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाती है। हर वर्ष की 2 अक्टूबर और 26 जनवरी को विद्यार्थियों के खाते में फीस भेजने का प्रावधान है। 2020-21 वित्तीय वर्ष में शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए सामान्य वर्ग के 52,500 लाख और अनुसूचित जाति व जनजाति के शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति के लिए 98,012 लाख रुपए का बजट स्वीकृत है। भर्ती न निकलने पर कोर्ट की शरण लेंगे प्रतियोगी। सालों से अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली पड़े हैं। हर विषय में शिक्षकों की कमी होने से पढ़ाई पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वहीं रोजगार की आस में भर्ती निकालने का इंतजार कर रहे प्रतियोगियों में निराशा व्याप्त है। इधर अधियाचन जारी होने के बावजूद आरक्षण निर्धारण न होने से भर्ती फंसी हुई है। अधिकारियों के रवैये से प्रतियोगियों में नाराजगी है।
जल्द भर्ती न निकालने पर प्रतियोगी हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। प्रदेश भर में एडेड डिग्री कॉलेजों के असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 4,500 पद खाली है। छात्रों ने अभी धरना प्रदर्शन भी किया था। निदेशालय को 39,000 पदों का अधियाचन जारी करने की अनुमति भी दी थी, लेकिन प्रथम चरण में निदेशालय को 11 अगस्त को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को 1303 पदों का अधियाचन भेजा है, लेकिन उसमें क्षैतिज आरक्षण के तहत महिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दिव्यांग अभ्यर्थियों का कोटा निर्धारित नहीं किया गया है। इससे आयोग ने विज्ञापन जारी नहीं किया है और जो छात्रों में है उनमें काफ़ी रोष इसमें व्याप्त है। इस वजह से दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। शिक्षा मित्रों को आवेदन फॉर्म में त्रुटि सुधार करने का आदेश जारी हो चुका है और शिक्षा मित्रों को आवेदन फॉर्म में कोई मामूली त्रुटि अगर उन्होंने की है तो उसको सुधार सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि याची अपना प्रतिवेदन संबंधित प्राधिकारी को दे। कामेन सिंह की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने दिया है। याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना है कि याची आवेदन फॉर्म में अपने शिक्षा मित्र के अनुभव वाला कॉलम भरना भूल गया है। इस संबंध में उसे बेसिक शिक्षा विभाग को प्रत्यावेदन देकर त्रुटि सुधार का अनुरोध किया था, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। अधिवक्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामूली त्रुटियों को सुधारने का मौका देने का आदेश दिया है, इसलिए याची को भी सुधार का मौका दिया जाए। कोर्ट ने याची को 2 सप्ताह के भीतर अपना प्रत्यावेदन बेसिक शिक्षा विभाग को देने का निर्देश दिया है। अनुदेशकों को 100 छात्र से कम होने पर हटाने पर रोक लगा दी गई है। 7,000 रुपये मानदेय देने पर 3 हफ्ते के अंदर जवाब तलब भी किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपर प्राइमरी स्कूल बलुआ ब्लॉक उरुआ गोरखपुर में नियुक्त अनुदेशकों को 100 छात्र से कम संख्या होने के कारण हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। सातों याची अनुदेशकों को 31 जनवरी 2013 के शासनादेश के तहत कार्य करने देने व मानदेय का भुगतान करने का निर्देश दिया है। अनुदेशकों को मानदेय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के न्यूनतम वेतन से कम 7,000 रुपये देने पर राज्य सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने प्रभु शंकर व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत केंद्र सरकार ने अनिवार्य शिक्षा कानून बनाया। शिक्षकों की जरूरत पूरी करने के लिए मानदेय पर 11 माह के लिए नवीनीकृत करने की शर्त के साथ अनुदेशकों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। कला, स्वास्थ्य, शारीरिक कार्य शिक्षा देने के लिए 41,307 अनुदेशकों के पद सृजित किए गए। इन्हें भरने के लिए विज्ञापन निकाला गया। याचियों की 2013 में नियुक्ति हुई, फिर समय समय पर कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा। मई 2019 के बाद याचियों को नवीनीकरण करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया गया कि ज़रूरत नहीं है। छात्र संख्या 100 से कम हो गई है, इसे चुनौती दी गई। कोर्ट ने जिलाधिकारी को नवीनीकरण का निर्णय लेने पर विचार का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने निरस्त कर दिया तो यह याचिका दाखिल की गई। याचिका कहना है कि केंद्र सरकार के बाद में मानदेय 17,000 प्रतिमाह कर दिया है, इसके बावजूद उन्हें 7,000 रुपये ही दिया गया है। याची अधिवक्ता का कहना है कि अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। राज्य सरकार को शोषण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने लगातार 7-8 साल सेवा की है। चपरासी के न्यूनतम वेतन से भी कम भुगतान कर सरकार ने शोषण किया है। तो ये अनुदेशकों के पक्ष में जो न्याय की गुहार अनुदेशकों ने की थी, तो उनके पक्ष में ये फैसला सुनाया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।